नमस्कार दोस्तों एक तो इस देश का बजट है और उस बजट के समानांतर मौजूदा वक्त में इस भारत देश की एक दूसरी इकोनॉमी है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके ऊपर इस भारत देश के बजट की नहीं चलती है, यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे हटकर एक समानांतर अर्थव्यवस्था इस भारत देश में मुनाफा कमाने और फायदा पहुंचाने के लिए चलती चली जाती है। हर कोई इस दौर में सोचता होगा कि आखिर बजट से भी बड़ी इकोनॉमी इस भारत देश के भीतर अगर पैरेलल इकोनॉमी है और वो ब्लैक मनी नहीं है, तो फिर ऐसे में सरकार ब्लैक मनी पर नकेल कसती है। तो ऐसे में इस भारत देश के भीतर में जब रोजगार बच नहीं पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अभी भी काम धंधे ठप पड़े हुए, काम मिलते नहीं है, जो कोर सेक्टर है इस देश के भीतर वो अभी मुनाफे में आता नहीं है, तो मौजूदा भारत देश के भीतर में जो भी संस्थागत सरकार के साथ जुड़े हैं उससे सरकार को लाभ होता नहीं है। और सरकार अपने तौर पर कोई भी नौकरी अगर पैदा कर पाने की स्थिति में मौजूदा समय में नहीं आ पा रही है, तो फिर इस भारत देश की इकोनॉमी कॉर्पोरेट और बिजनेस पर्संस और बिजनेस घराने के आश्रय, ब्यूरोक्रेट्स के आश्रय बढ़ती चली जाती है। यह सवाल मौजूदा भारत के हर व्यक्ति के जहन में होना चाहिए, क्योंकि इस भारत देश के भीतर एक रकम तो आपने बार बार सुना होगा, 16 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट के माफ कर दिए गए बीते 10 सालों में। उसमें अगर प्राइवेट कॉमर्शियल बैंकों के आंकड़े को भी अगर जोड़ लीजिएगा और इस भारत देश के कोऑपरेटिव बैंकों के आंकड़ों को भी अगर इकट्ठा कर दीजिएगा, तो ये 16 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। मौजूदा दौर में भारत देश के तमाम मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को भी अगर इसमें जोड़ लीजिएगा, तो ये 25 लाख करोड़ रुपया एक ही झटके में आगे बढ़कर करीब करीब 30 लाख करोड़ का पार कर जाता है। यानी इन्हीं तमाम परिस्थितियों के भीतर मौजूदा वक्त में भारत के अंदर कई सारे सवाल आपके सामने होंगे, क्योंकि सच में क्या इस भारत देश के भीतर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए हर साल कॉर्पोरेट को 4 से 5 करोड़ रुपए की लाख करोड़ की माफी मिल जाती है। इस भारत देश में क्या सही में मुद्रा योजना के तहत 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इस देश के नौजवानों युवाओं को बांटी गई है? ये सारे सवाल भी आएगा कि इस भारत देश के भीतर जो छिटपुट तरीके से लोन लेते हैं वह भी ना लौटा पाने की स्थिति में क्यों आ जाते हैं। यहां तक कि क्रेडिट कार्ड रखने वाले जो लोग हैं इस देश के भीतर, उनका आंकड़ा जब बैंक के जरिए जारी किया जाता है वो डाटा, तो पता चलता है जो डिफॉल्टर है उन डिफॉल्टर्स के हिस्से में करीब करीब मौजूदा वक्त में 1,80,000 करोड़ रुपया डूब गया बैंकों का। वहीं दूसरी तरफ जो ड्यूज पर है, यानी जो नहीं लौटा पा रहे हैं, वो करीब करीब 2,70,000 करोड़ रुपया का होता है। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर की एक ऐसी आर्थिक स्थिति जो समानांतर लगातार चलती चली जाती है और उस आर्थिक यानी इकोनॉमी का कोई और छोर होता नहीं है, और वो पैसा कहां से आता है, कैसे डूब जाता है, उसका फायदा किसको पहुंचता है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी इस मौजूदा भारत देश की सिस्टम के उस नेक्सस को उखाड़ती है जिस नेक्सस के बारे में बताने का हिम्मत इस भारत देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कभी करता नहीं है। यानी जो मीडिया पत्रकार का काम है बताने का, सवालों का उठाने का, देश की जनता को बताने का, उस सच्चाई को से रूबरू कराने का कि देखिए ये एक स्थिति इस भारत देश की इकोनॉमी का है। ठीक उसी तरीके से जैसे इस भारत देश के भीतर असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हुए इस देश में मजदूरों का आंकड़ा 2015 के बाद से अब तक मौजूदा सरकार ने कभी रखा ही नहीं। 2011 के बाद से जब देश का सेंसस सामने नहीं आया कि इस देश की जनसंख्या है कितनी, जब ये बात भी सामने नहीं आया, तो इस दौर में कॉर्पोरेट की पूंजी किन रास्तों से होकर लगातार बढ़ती जाती है, मैनिपुलेशन इस देश के भीतर कैसे होता है, ये तमाम सारी चीजें देश के सामने कैसे आएगा। जो काम मीडिया का है वो काम मीडिया करने रही है। ऐसे में जो नियम अलग अलग नियम कायदे के जरिए जो भी संस्थान का खड़ा कर दिया, जिसमें एनसीएलटी का, आईबीसी का जो भी हमने जिक्र किया, इस देश के भीतर कितनी कंपनियां हैं, करीब करीब 7.5 लाख कंपनियों की अर्जियां इनके पास पहुंचती है कि हम दिवालिया हो गए। उसके भीतर बैंकों से लिया गया कर्ज लौटा पाने की स्थिति में ये नहीं होते हैं, और वो संख्या भी मौजूदा वक्त में लाखों करोड़ों में होता है। आखिर इस देश के बैंक का पैसा लगातार डूबते चला जा रहा है, मौजूदा सरकार माफ करती जा रही है, तो सब कुछ क्या रिजर्व बैंक के नोट छापने पर टिका हुआ है? उसको इस देश के भीतर की जनता के सामने नहीं लाकर के इसका इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी? चंद कॉर्पोरेट और चंद संस्थानों के हालात ऐसे हैं इस भारत देश के। आज ये तमाम सारे सवाल इसलिए भी आपके सामने कर रहे हैं क्योंकि पहली बार इस देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उस नेक्सस को उभारने की कोशिश किया। हरियाणा पहुंचे चुनाव की रैली में जिस नेक्सस को सामने रख रहे थे, उस चुनाव के भीतर
उस भाषणों के जरिए उसके अंदर कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स को सामने रख दिया, उसके बाद हर कोई सोचने लगा कि दरअसल इसके पीछे की परिस्थितियां क्या है। क्योंकि अब तक ये सवाल किया जाता था कि मैनिपुलेशन शेयर मार्केट के अंदर, लेकिन उस मैनिपुलेशन के ठीक समानांतर मौजूदा भारत देश की इकोनॉमी है। उस इकोनॉमी में शामिल इस भारत देश के कॉरपोरेट बिजनेस घराने, जब मौजूदा सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश के, और इस मीडिया की पूरी प्रक्रिया के भीतर ही ये सारे सवाल धीरे धीरे बड़ा हो गया कि इस भारत देश के डेमोक्रेसी के चारों पिलर इस भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाए और टिकाए रखने पर ही जाकर खड़े हो जाएंगे, तो इस देश की हथेली में मौजूदा वक्त में बचेगा क्या। और शायद यही बड़ी वो कारण है जिसमें पहली बार राहुल गांधी ने ये सवाल करने से कभी चूके नहीं कि दरअसल इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी है तो इस नेक्सस को आप समझ लीजिए, एक ऐसा नेक्सस है जिसके भीतर लूट जो कर रहा है उसी के हाथ में मीडिया है, मेन स्ट्रीम पत्रकार है। इस देश के मीडिया को जो मुनाफा फायदा है, उस मुनाफे फायदे से सरकार को बचाने का उपाय है। सरकार जो बच रही है उस कॉर्पोरेट और नेक्सस के आश्रय राहत पा रही है। उस राहत रियायत के एवज में कॉर्पोरेट और बिजनेस घरानों को राहत और रियायत लगातार दी जा रही है। इस पूरे चक्रव्यूह के भीतर में जब आप घुसेंगे, मौजूदा 10 साल के भीतर जो खेल हुआ, इसीलिए विपक्ष नेता राहुल गांधी ने जो पहला सवाल उठाया कि इस देश के भीतर मेरा चेहरा आप नहीं देख पाएंगे, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्य मीडिया यानी गोदी मीडिया, इन्हें टीवी चैनलों के ऊपर उनके स्क्रीन पे मैं नजर नहीं आऊंगा। बकौल राहुल गांधी कहते हैं क्योंकि मेरी अपनी इकोनॉमिक्स जो पैसे और रियायत देने की स्थिति में वो किसान, मजदूर और हाशिए पे पड़े हुए तबके की है। ये एक सवाल आपके जहन में जरूर आना चाहिए, क्या इस भारत देश की ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर दो मॉडल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ कॉर्पोरेट के साथ खड़े इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी होती है, और वहीं दूसरी तरफ उस इकोनॉमी के ऊपर, उस नेक्सस के ऊपर हमला करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो इस भारत देश की इकोनॉमी में उतनी ही बड़ी राहत और रियायत तब इस भारत देश के भीतर हाशिए में पड़े हुए तबके, गरीब लोग, आदिवासी तबका, दलित किसान, महिला, मजदूर, उन तमाम लोगों को देने की स्थिति में, यानी इकोनॉमी का एक बिल्कुल नया रूप उस पिरामिड को पलट देगा जो इस भारत देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को बाजार के आश्रय चलाना तो चाहता था, लेकिन मौजूदा भारत देश का सच तो यह है कि अब बाजार भी ढह गया और पूंजी के आश्रय पूंजी बनाने की पूरी प्रक्रिया मौजूदा भारत के अंदर शुरू हो गया। तो इन्हीं सारे बातों को आज समझा जाए और ये देख लिया जाए कि क्या सच में इस मौजूदा भारत देश में इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना पाने की स्थिति में कॉर्पोरेट, बिजनेस हाउसेस और मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश का है। देख लीजिए, जो मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी, अदानी जैसे लोग। अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया में देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है। जब बात मीडिया पत्रकार की उठी है इस देश के भीतर, तो एक बात और जान लीजिए कि इस भारत देश में सबसे ज्यादा विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट जो मीडिया के अंदर चलता है वो पॉलिटिकल पार्टी का होता है। यानी कोई भी राजनीतिक सत्ता जब कभी भी सरकार के भीतर आती है और उसी हिसाब से अपनी बजट, अपनी इकोनॉमी को देखती है, तो उसके भीतर प्रचार प्रसार के लिए उसके भीतर बहुत बड़ा हिस्सा बजट का रख देता है। यानी राज्य दर राज्य और केंद्र दर केंद्र अगर देख ले, यानी केंद्र की स्थिति हो या फिर अलग अलग राज्यों की स्थिति हो, वहां पर बजट प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा होता है। यानी ये कहे कि बिहार जैसे गरीब राज्य के भीतर भी जहां पर 50% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो उसमें बिहार नंबर 1 पर आता है। वहां की मौजूदा सरकार भी प्रचार प्रसार के लिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया को पैसा देती है वह भी लाखों करोड़ों में सालाना वो देने की स्थिति में आ गई है।
यानी ये कहे कि मौजूदा वक्त में सवाल ये होता है कि इस भारत देश में मौजूदा वक्त में पैसा कहां से आता है और ऐसी प्रचार प्रसार की जरूरत मौजूदा सरकार को क्यों जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि उनकी अपने कोई इंडस्ट्री तो होती नहीं है जहां से प्रोडक्शन होता हो, उसकी कमाई होती हो, उस कमाई के उसके फायदे तो उसी जनता के जरिए होती है जिसके ऊपर टैक्स लदा हुआ है और पूरी टैक्स की लिस्ट होती है। उस टैक्स की लिस्ट को भी आपको बताएंगे आखिर कितनी बड़ी संख्या में, लेकिन उससे पहले मौजूदा वक्त में एक सवाल को समझिए कि इस भारत देश के भीतर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे कीमती प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके भीतर आप ये कह सकते हैं गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर या जो कुछ भी आपके मन में आता है, ऐसे प्रोडक्ट जिसकी कीमत इस भारत देश के भीतर में मौजूदा वक्त में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2-3% लोगों की खरीदने की हिम्मत रखते हो, उसका भी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार और उसके विज्ञापनों के जरिए टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो उनके भी पैसे के जरिए और उनके भी नेक्सस उस कॉर्पोरेट घराने और मौजूदा सरकार के साथ कैसे चलता है, ये अब भारत देश के किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पर ये बातें अब देश के भीतर उठना शुरू हो गया। लेकिन इन्हीं प्रक्रिया के भीतर जब सवाल पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई का रहा, दूसरी तरफ नोटबंदी और जीएसटी का रहा, एक तरफ गवर्नमेंट ने निर्णय लिया नोटबंदी और जीएसटी का, दूसरी तरफ प्रभाव पड़ा गरीबी, मुफलिसी और महंगाई का और बेरोजगारी का इस देश के भीतर। इन दोनों परिस्थितियों के मद्देनजर जब आप खड़े होंगे तो आपके जहन में एक सवाल और उत्पन्न होगा, क्या सच में मौजूदा भारत देश में इस देश के लोगों के सरकार पर निर्भर बनाने के लिए, यानी ये देश स्वावलंबी ना हो, इस देश के भीतर लोग अपने हिसाब से नौकरी करते हुए स्वतंत्र दिमाग न रख पाए, क्या ये मौजूदा भारत देश के भीतर में एक ऐसी व्यवस्था सिस्टम के जरिए बना दी गई जहां पर कॉर्पोरेट के पास मुनाफा लगातार पहुंचते जाए और सियासी तौर पर मौजूदा सत्ता की ताकत बढ़ती जाए? इसीलिए क्या नोटबंदी के जरिए पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इस भारत देश के भीतर बर्बाद किया गया? और इसका पहली मार जब जीएसटी के जरिए इस भारत देश के व्यापारियों के ऊपर पड़ी तो दूसरी मार कोविड काल के दौरान अप्रवासी मजदूरों के ऊपर पड़ती है। वो इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो थे वो परेशान होते चले गए कोविड के दौरान, उनकी संख्या लगातार राज्य दर राज्य अगर आंका गया तो देखा गया कि 12 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों के पास काम ही नहीं होता है। और ये भी जानकारी इस देश के भीतर में सामने आता है कि करीब करीब इस देश के भीतर 3 करोड़ 60 लाख छोटे सीमांत व्यापारी जो है वो ध्वस्त हो गए इस जीएसटी के चक्कर में। और उसका सबसे बुरा असर तो गुजरात के सूरत के भीतर ही पड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई, जहां पर डायमंड इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई, वहां पर काम करने वाले लोगों के पास में काम नहीं बचा। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति के जरिए इस भारत देश की पूरी सिस्टम को उस नेक्सस के द्वारा चलाया जा रहा था, जिस नेक्सस की आवाज विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब ये कह करके उठाते हैं कि समझ लीजिए आप पूरे सिस्टमेटिक तरीके से इस भारत देश की रोजगार को खत्म कर दिया गया, ये जानबूझ करके। देख लीजिए एक बार। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं, एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है, उसकी मां मुझे कहती है राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था कैसे मिलोगी, वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं, जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सच में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस भारत देश के लोगों को मौजूदा सरकार ने अपने नीतियों पर आश्रित कर दिया और ये बता दिया कि हम रहेंगे तभी आपको राहत और रियायत मिलेगी, जबकि यह भी इस दौर का एक सच है कि इस भारत देश के भीतर में रोजगार खत्म हो गया। पब्लिक सेक्टर के जो रोजगार चल रहे थे बीते 10 सालों के भीतर,
उसके भीतर बहुत भारी कमी आ गई, यानी बहुत बड़ी संख्या में उसके भीतर भी कटौती कर दी गई। यहां तक कि सबसे बड़ी कटौती बैंकों को लेकर के कर दी गई, जहां पर लोग रोजगार के लिए बहुत बड़ी संख्या में अप्लाई किया करते थे। अब इस पूरे प्रक्रिया के भीतर एक दूसरा हिस्सा उस नेक्सस की तरफ आगे बढ़ता है, जहां पर सीधी एंट्री कॉर्पोरेट या बिजनेस संस्थानों की होती है। क्योंकि इस भारत देश के भीतर का बजट क्या है, करीब करीब 48 लाख करोड़ रुपए। उस 48 लाख करोड़ रुपए में से अगर आप ध्यान देंगे तो करीब करीब 41-42 लाख करोड़ रुपए के आसपास इस देश की आम जनता से ही वसूला जाता है। उसमें आप कह सकते हैं कि जीएसटी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की होती है। पिछले दिन आपने देखा होगा इनकम टैक्स 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स 10 लाख करोड़ से ज्यादा होता है, अलग अलग सेस या अलग अलग डिविडेंड प्रॉफिट, एनर्जी सेस लगाया, कम्युनिकेशन सेस लगाया गया, जो भी सेस लगाया गया वह भी 5 लाख करोड़ के आसपास होती है। और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर जो कुछ भी आप जोड़िएगा वो कस्टम होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक्साइज ड्यूटी हो, अलग अलग तरीके से जिस भी एरिया के भीतर आप जोड़ेंगे वो तमाम सारी चीजें जब आपके सामने खुल करके आएगी तो करीब करीब 41-42 लाख करोड़ रुपए इस देश की आम जनता से ही वसूला जाता है। तब इस देश के भीतर एक सवाल उठता है कि मौजूदा भारत के भीतर उन कॉरपोरेट का भूमिका क्या है, जिनको सरकार लगातार राहत और रियायत के साथ हर कुछ सौंप तो रही है, ये कह करके कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी कामकाज बड़ा ढीला होता है, वहां पर लोग काम करते नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम तेजी से होता है। तो इस भारत देश के मौजूदा वक्त में टॉप मोस्ट 20 कॉरपोरेट्स के भीतर लोगों की, काम करने वाली के लोगों की संख्या कितनी होती है? सबको मिला दीजिएगा तो रेलवे के कर्मचारियों से ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। क्या उन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इस मौजूदा भारत देश के भीतर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश का होता है, वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, वो बंदरगाह हो, वह भी अब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। और जितने भी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए मौजूदा भारत में संस्थानों में काम करने वाले लोगों की संख्या थी, उन सभी की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में इस देश में मुनाफा और पैसा बीते 10 साल में इन कॉरपोरेट का केवल बढ़ा। इन कॉरपोरेट ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से एक विज्ञापन देते थे मीडिया के भीतर कि हमारे प्रोडक्ट्स को विज्ञापन कर दीजिए। अब वो मीडिया को ही ले लिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया विज्ञापन। यानी ये कहे कि टीवी स्क्रीन पर रेंगता हुआ जो विज्ञापन अलग अलग कॉर्पोरेट्स का होगा, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो अडानीज के नाम पर कोई भी हो, एड किसी भी कंपनी का इस देश के भीतर हो, जो भी आप सोच ले, लेकिन उसके भीतर इस देश के किसी भी मीडिया कंपनी के भीतर स्टेक्स अगर वो ले लिए हैं या फिर पूरी कंपनी को ही वो कॉर्पोरेट खरीद लिए, तो उनकी तो अपनी घर की दाल हो गई। तो फिर इस भारत देश की मौजूदा मीडिया की भागीदारी उन कॉर्पोरेट के मुनाफे की हिस्सेदारी के साथ जाकर जुड़ेगी या फिर इस देश की जनता के साथ वो सरोकार दिखाएगा? ये सवाल मौजूदा वक्त में भारत के अंदर बार बार इसलिए उठा क्योंकि ऐसा लगते रहा कि मोदी सरकार के लिए इस देश का पूरा मीडिया काम करता है। बिल्कुल भी नहीं, मोदी सरकार के लिए मीडिया काम नहीं करता, वो अपने मालिकों के हितों के साधने के लिए काम करता है। और मालिक जो है मौजूदा वक्त में उनका नेक्सस सरकार के साथ होता है। इसी बात को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आज जब हरियाणा के भीतर रैली के अंदर कहा, और ये बात कहते हुए इस भारत देश के भीतर का जो युवा तबका है, जो नौकरी की तलाश में देश छोड़ करके बाहर चला जाता है, उसका बच्चा रोता बिलखता रहता है, उसको लेकर के जब वो अमेरिका गए तो हरियाणा के चंद युवाओं से वहां मुलाकात किया, वो वीडियो भी उन्होंने जारी किया था। लेकिन आज उस शक्ल में 2-3 बातें उन्होंने कहा। इस भारत देश के भीतर में मौजूदा वक्त में अपने माँ बाप को, अपने पिता के खास तौर पे विदेश जाते हुए देखते और उनको न लौट पाने 10-10 साल के बाद बिना पिता के रहते, और वहीं दूसरी तरफ उसी बच्चे की माँ जो सोचती है कि इस देश में, जब सोचती है कि वो बेटा वहां है, वहां पर किस तरीके से रह रहेगी, उसके भीतर की जो थोड़ा सुगबुगाहट है, ये इस मौजूदा भारत के सामाजिक परिस्थितियों के भीतर उस कॉरपोरेट के प्रॉफिट में जाकर समा गया, जो कि सियासतदान को मदद करता है और राजनीतिक पॉलिटिकल भाषण देते हुए इस बात को राजनेता बता देता है कि हमने अमेरिका के भीतर देखा था कितने शानदार तरीके से हरियाणा के लोग वहां पर रह रहे थे। आपने सुना होगा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इस बात का जिक्र किया था हरियाणा के चुनाव प्रचार के अंदर। आपको एक बार देखना चाहिए। हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था। लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर
पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका में पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी, उन्होंने हरियाणा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे। यानी हरियाणा खड़ा कर दिया था उन्होंने। ये इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया है। उन्होंने अपने दृष्टि से इस चकाचौंध को देखा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उसी चकाचौंध के उस अंधेरे को देखा, उन्हीं लोगों के बीच देखा जो हरियाणा के लोग अमेरिका के अंदर थे, और फिर वो अमेरिका में हरियाणा में आकर के उनके परिवारों से मुलाकात करके राहुल गांधी ने इन बातों को समझा। यहाँ पे 2-3 बातें सबसे बड़े होते हैं। अगर मौजूदा भारत देश के भीतर में इस देश के कॉर्पोरेट मीडिया और सत्ता का नेक्सस इस भारत देश के आम लोगों के रोजगार सिस्टमेटिक तरीके से अगर नहीं दे पा रहा है मौजूदा वक्त में, कि वह पूरे तरीके से आश्रित हो जाए मौजूदा सरकार के द्वारा लाभार्थी योजना के तहत, तो फिर ऐसे में इस देश के स्वावलंबन की स्थिति तो दूर की गोटी है, अपनी सोच को भी खत्म करने की परिस्थिति में क्या इस मौजूदा भारत देश को लाने की तैयारी की जा रही है? वही अगला सवाल होता है। अगर मौजूदा भारत में अलग अलग सेक्टर के भीतर कॉर्पोरेट का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, उसका विस्तार लगातार हो रहा है, तो उन तमाम जगहों पर रोजगार पैदा होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर नेटवर्क भी बढ़ रहा है, उनका विस्तार भी लगातार हो रहा है, और वो अपने नाम से उस प्रोडक्ट को बेच भी रहे हैं, इस देश के भीतर बाहर भी बेच रहे हैं, तो अगला सवाल ये उठेगा, क्या सच में ये प्रोडक्ट भेजा और अपने नेटवर्क को बढ़ाया तो जाता है, लेकिन सवाल है कि वो प्रोडक्ट कहीं और तैयार होता है? ये तमाम सारे सवाल शायद इस बार पहली बार इस तरीके से विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बीते 2 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा तक में जिन तमाम सारे बातों को रखा, उससे संदेश बहुत साफ जाती है कि दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के साथ इस भारत देश की कंपनियों की भागीदारी होती है। उन तमाम कंपनियों के काम केवल इतना होता है कि जो प्रोडक्ट वो बेचे या फिर वो प्रोडक्ट को तैयार करे, उस पर मोहर यहाँ की कंपनियों का लगा दे। यानी इस तमाम सारे रिसर्च के बाद आपको पता चलेगा कि जितने भी चाइना से प्रोडक्ट, चाइना का प्रोडक्ट जितना भी भारत आता है, चाइना निर्यात करता है या भारत आयात करता है, और खास तौर पर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसके भीतर भारत देश की करीब करीब 116 कंपनियों का जुड़ाव होता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो उससे एक कदम और आगे निकल करके कह रहे थे, दरअसल डिफेंस के क्षेत्र में अगर अडानी पहुंचे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इंडस्ट्री खोल लिया है यहां पर जिससे वो ड्रोन बनाते हो या कोई हथियार तैयार करते हो। वो हथियार और ड्रोन भी इजराइल बनाता है या कोई दूसरा देश बनाता है, उसको उसका फायदा दे दिया जाता है, उसके एवज में अपनी मुद्रा लगाकर मेक इन इंडिया का नारा, अपने टैग को लगाकर मेक इन इंडिया का नारा दे दिया जाता है। क्या ऐसी स्थिति इस भारत देश के भीतर आ चुका है? और इस नेक्सस का कच्चा चिट्ठा जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा खोला जा रहा है, तो इस देश के मेनस्ट्रीम मीडिया चुप क्यों है? इस तमाम तरह सवाल जरूर उठेंगे। लेकिन सच में क्या ऐसी स्थिति इस भारत देश के भीतर है? अब तमाम सारी चीज रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि इस तरह से कोई इंडस्ट्री मौजूदा भारत देश के भीतर उन नए क्षेत्रों में अभी भी भारत के कॉर्पोरेट से नहीं खोला है। इसके बावजूद भी वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट के भीतर लेकर के आ रहे हैं। तो ये सवाल सच है, ये पूरी प्रक्रिया के भीतर में ये तमाम सारी बातें जो कही जा रही है, जो बाहर प्रोडक्ट तैयार होगा उनको प्रोडक्शन कॉस्ट और कुछ प्रॉफिट दिया जाएगा, उसके ऊपर यहाँ की कंपनी मोहर लगा देगी और उसको फिर देसी प्रोडक्ट मान करके भारत देश के भीतर में और देश के बाहर भी बेचने की प्रक्रिया के भीतर वही कंपनियां खड़ा हो जाएगी और उसके जरिए इस देश की नेटवर्थ वो दिखाएगी। उस नेटवर्थ के जरिए शेयर मार्केट के भीतर उनका मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगा, देश के बैंकों के जरिए उनको लोन दिया जाने लगेगा और ये तमाम नेक्सस धीरे धीरे लगातार बढ़ता जाएगा और लगेगा कि इस भारत देश की इकोनॉमी चकाचौंध में जाकर समा चुकी है और मौजूदा भारत देश के भीतर में प्रति व्यक्ति आय लगातार कम हो रही है, कॉर्पोरेट का नेटवर्थ बढ़ रहा है। ये तमाम सारी परिस्थितियों के भीतर देखना चाहिए इसको। बिजनेसेस की हत्या करनी है, खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 10-15 लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। जो आप काम करते हो, जो छोटे बिजनेस वाले करते हैं, हाथ से बनाते हैं, वो नहीं करना चाहते। जो हिंदुस्तान में बनाता है उसको खत्म करना चाहते हैं और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। लिस्ट निकालिए कंपनियों की, चाइनीज कंपनियों की लिस्ट निकालिए।
और देखिए उनका हिंदुस्तान में पार्टनर कौन है। चाइना के युवा को फायदा मिल रहा है, चाइना की सरकार को फायदा मिल रहा है, अरबपतियों को यहां फायदा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मार्केट और ये मौजूदा भारत देश की त्रासदी है। वर्तमान समय में देश के मीडिया, कॉरपोरेट और सरकार सत्ता का नेक्सस जिस रूप में इस देश के भीतर काम कर रहा है, उसने इस भारत देश के भीतर हर योजना कहीं न कहीं इस देश के आम लोगों को कोई राहत देती नहीं, बल्कि उनके सामने जो मुश्किल हालात पैदा करती है, उस मुश्किल हालात के भीतर जो लाभ उन संस्थानों को मिल जाता है जो सिर्फ और सिर्फ फायदा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हालांकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का भी जिक्र किया, बहुत बारीकी से समझाया कि वन पेंशन और वन तमाम सारे चीज क्यों लाया गया। वो पेंशन ना देना पड़े तो अग्निवीर लाया गया। वो पूरा पैसा अगर डिफेंस का इस दौर में अगर आज से हो, किसी भी हालत में अगर पेंशन का पैसा ना दिया जाए, ऐसी परिस्थिति अगर क्रिएट किया गया, तो उसके साथ साथ निजी हाथों में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, जिसमें अडानी का कंपनी का नाम, उन्होंने कंपनी का नाम लिया, वो कैसे हथियार के क्षेत्र में आए, वो हथियार कहां से बनाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया जताती है कि दरअसल एक बिजनेस मॉडल के तौर पे क्या मौजूदा भारत देश का सिस्टम चल रहा है। उसके भीतर सवाल को इसलिए भी नहीं कोई पूछ सकता है क्योंकि कोई इस दौर के मीडिया पे नकेल भी उसी कॉर्पोरेट ने कस लिया जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाया और बनाए रखा। तो ऐसे में सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस भारत देश की आम जनता राहुल गांधी के द्वारा कहे गए भाषणों के जरिए ही आएगा। मौजूदा वक्त में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन मौजूदा समय में एक सवाल को समझिए, क्या भारत देश के भीतर में वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है वो एक ऐसे नेक्सस के तौर पर इस भारत देश की अर्थनीति को विस्तार कर रही है जो पूरी तरीके से इस देश के मीडिया और कॉर्पोरेट और बिजनेस संस्थानों को फायदा पहुंचाने और उनके तमाम सारे परिस्थितियां जो इस भारत देश के आम लोगों की सरकार के ऊपर जो निर्भर बनाती है, क्या ऐसी स्थिति मौजूदा भारत के भीतर है। वहीं अगला सवाल, मौजूदा भारत में जो भी राजनीतिक मुद्दे जो बन रहे हैं या उठ रहे हैं, उन तमाम मुद्दों में पॉलिटिकल तौर पर उसको क्रिएट किया गया, बनाया गया या ऑर्गेनाइज तरीके से इस भारत देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इस वे में नहीं इस देश में इन्फ्लेशन बढ़ा है, ना इस भारत देश के भीतर कॉर्पोरेट को टैक्स माफी हो, तमाम सारे चीज इस भारत देश के भीतर आखिर इतना बोझ क्यों बन रहा है। एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर होंगे जो टूटेंगे छूटेंगे, वो तमाम सारी परिस्थिति उसको सरकार को फायदा इस बात की मिल जाएगी। वही अगला सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि क्या सच में मौजूदा भारत देश के भीतर में डेमोक्रेटिक पिलर्स जिनका जो काम इस संविधान के तहत, भारतीय संविधान के तहत है, वो तमाम सारे काम भी अब सरकार के उस नेक्सस का एक हिस्सा बनकर के तो नहीं रह गया। अगर ऐसा हो गया तो फिर अगला सवाल ये होता है कि मौजूदा वक्त में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये कहते हैं जब मैं आऊंगा तो मैं तमाम सारी चीज बदल दूंगा, तो ये राहुल गांधी के लिए लड़ाई नहीं लड़नी, ये लड़ाई पॉलिटिकल तौर पर कितनी दूर तक लड़ी जा सकती है, ये तमाम सारे सवाल होते हैं। तो क्या ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक स्पीकर है जिसके जरिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं हर मंच से, जिससे कि इस देश की जनता इस सारी सच्चाई को समझ जाए और चुनाव दर चुनाव परिवर्तन होते चला जाए इस भारत देश के भीतर। आप कह सकते हैं हाँ ये एक तरीका हो सकती है, लेकिन इसके बराबर की परिस्थिति बताती है कि इस भारतीय संवैधानिक ताकत और इस देश की पूंजी की ताकत, ये दो ताकत जिस सत्ता के साथ जुड़ा रहेगा, अगर उसने स्ट्रेटेजिकली तरीके से बाकियों की दोनों परिस्थितियां छीन ली, तो फिर वो चाहे सीबीआई, ईडी और आईटी के जरिए हो या फिर इस देश में नोटबंदी और जीएसटी के जरिए हो, जिसके भीतर इस भारत देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा ही नहीं बचा। और कांग्रेस के अकाउंट जब इस देश में कुछ ही महीने फ्रीज किया गया था, तो इस देश के अंदर ही सवाल था कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कैसे पैसा देगी, कैसे मेहताना और वेतन देगी, ये तमाम सारे सवाल खुद कांग्रेस ने ही उठाया था। यानी ये कह कि लड़ाई पहली बार सियासी सत्ता के साथ, मौजूदा संवैधानिक ताकत के साथ, उसके साथ कॉर्पोरेट की पूंजी और उसके साथ ही इस भारत देश की डेमोक्रेसी के तीनों पिलर और फोर्थ पिलर मीडिया, पत्रकार भी मौजूदा सरकार और कॉर्पोरेट के साथ है। तो बची इस देश की आम जनता। उसी देश की आम जनता के सामने विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन तमाम सारे बातों को कह रहे हैं। सवाल केवल इतना भर होता है कि विपक्ष नेता राहुल गांधी के कही गई इन बातों से क्या इस देश की सत्ता पलट जाएगी, या फिर इस देश की जनता जिस दिन इस बातों को समझ जाएगी उस दिन इस देश की परिस्थितियां बदल जाएगी। क्या ये सच है? कितना सच है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।